अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ओके, तो आज हम देखेंगे मेथड्स ऑफ रिसर्च। कल हमने टाइप्स ऑफ रिसर्च कर लिया था। आज हम देखेंगे कि रिसर्च करने के जो मेथड्स हैं उनके तरीके क्या क्या हो सकते हैं। तो जैसे हमने कल आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च में ब्रॉड कैटेगरी बताया था, एक्सपेरिमेंटल और नॉन एक्सपेरिमेंटल। इसके अंदर हमने आपको बहुत सारे बताए थे, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल, एक्सपेरिमेंटल के अंदर ट्रू एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, क्वासी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, बाकी ठीक है। तो आज हम उन सारे रिसर्च के मेथड्स को देखेंगे। जो नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड है, जैसे मैंने आपको बताया था कि नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में क्या करते हैं, हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट नहीं कर सकते, है ना। आप उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़, उसको किसी भी प्रकार से कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो जो नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स में जो अलग अलग मेथड्स है, एक मेथड है आपका नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन, कि आप किसी भी नेचुरल एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करते हैं। तो इन नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन अ साइंटिस्ट ऑब्जर्व्स बिहेवियर इन रियल वर्ल्ड सेटिंग्स। जो असली की दुनिया, जो वास्तविक दुनिया है, बस उसको बैठकर आपको ऑब्जर्व करना है, और ऑब्जर्व करके आपको डेटा जो है, जानकारी जो है, वो इकट्ठा करना है। और आप कोई भी एफर्ट, कोई भी कोशिश नहीं कर सकते हैं कि आप उस सिचुएशन को कंट्रोल करें या मैनिपुलेट करें, क्योंकि ये ऑलरेडी नॉन एक्सपेरिमेंटल के अंदर है। तो ये सेंस बनाता है कि जो नॉन एक्सपेरिमेंटल है, गैर गैर प्रायोगिक है, उसमें आप किसी भी चर को, जो स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते। तो इसमें क्या होता है कि जो साइंटिस्ट है या जो रिसर्चर है, जो शोध करता है, जो शोध कर रहे हैं, वो किसी भी प्रकार का मैनिपुलेशन नहीं कर सकते। वो केवल और केवल ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस चीज का अवलोकन कर सकते हैं, और उसी के आधार पर वो डेटा कलेक्ट करके अपना रिसर्च कर सकते हैं। इसमें दूसरा चीज क्या है, जो सबसे बड़ा जो एडवांटेज है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांटेज of naturalistic observation is that it allows researcher to get a realistic picture. आपको एक वास्तविक पिक्चर दिख रही है, जो भी घटनाएं, जो भी बिहेवियर, जिस भी चीज को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, वो आपको एक्चुअल में जैसी है वैसी दिख रही है ना। वहां पर, क्योंकि आप जिनके बिहेवियर को आप ऑब्जर्व कर रहे हो, जिनको आप देख रहे हो, तो आप वहां पर किसी भी तरह का चेंजेस नहीं कर सकते हो। जो जैसा डेटा है आप वैसा कलेक्ट करते चले जा रहे हैं। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है, खामी क्या है इस प्राकृतिक अवलोकन मेथड का,
कि जो ऑब्जर्व कर रहा है, जो रिसर्चर या साइंटिस्ट, वो अपने हिसाब से चीजों को नोट करेगा, कुछ चीजों को छोड़ देगा, कुछ चीजों को सेलेक्ट करेगा। तो यहाँ पर जो रिस्क है वो क्या है, पूर्वाग्रह का। जो पर्यवेक्षक है उसके पूर्वाग्रह का बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा कि वो बायसनेस दिखाए, कुछ चीजों को सेलेक्ट करे, कुछ चीजों को नजरअंदाज कर दे। तो इससे क्या होगा, जो ऑब्जेक्टिव है कि आपको एक रियल, जो वास्तविक सेटिंग है उसमें जो चीजें चाहिए वो वहां पर हैम्पर्ड हो रही है, वहां पर एरर आने की चांसेस हो जाएंगे रिसर्च में। नॉन एक्सपेरिमेंटल के अंदर दूसरा है आर्काइवल रिसर्च। आर्काइवल रिसर्च क्या होता है कि जो रिसर्चर है, जो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा है, मान लो पब्लिक रिकॉर्ड्स, आर्काइव्स, हर स्टेट के पास अपनी आर्काइव होती है। बहुत सारे स्टेट के अंदर लाइब्रेरीज है, वहां पर पुराने पुराने डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखे हुए होते हैं। दिल्ली में नेशनल आर्काइव्स है, तो आप वहां पर जाके जो पब्लिक रिकॉर्ड को आप एक्सेस करते हो, तो डेटा ऑलरेडी पड़ी हुई है वहां पर, आप उनमें से अपने काम की चीजों को लेते हो और जो काम की चीजें नहीं है आप उसको ड्रॉप कर देते हो। तो आर्काइवल डेटा क्या होता है, और दोज डेटा दैट आर प्रेजेंट इन एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड, जो पहले से प्रेजेंट है। कभी मान लो 100 साल पहले कोई रिकॉर्ड हुआ है, उसका दस्तावेज है। अब उस दस्तावेज को आप किसी न किसी आर्काइव में, लाइब्रेरी में, किसी सेंटर में जाके प्रिजर्व करके रखते हैं कि जो रिसर्चर आएंगे वो इस डेटा को एक्सेस करके अपने काम की चीजें लेकर निकल जाएंगे। ठीक है, ये होता है आर्काइवल डेटा। तो रिसर्चर क्या करता है, सिंपली एग्जामिन करेगा और सेलेक्ट करेगा डेटा को अपने एनालिसिस के लिए, मतलब चयन करेगा वो उसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। अब आर्काइवल रिसर्च के क्या क्या सीमाएं हैं, इनकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इनकी सीमाएं हैं। सबसे पहले की जो अधिकांश जो अभिलेखीय डेटा है प्राकृतिक कारणों से एकत्र किए जाते हैं। गवर्नमेंट्स और प्राइवेट एजेंसीज कलेक्ट डेटा फॉर देयर ओन पर्पस। अब जो जो भी डेटा कलेक्ट की गई है, सरकार अपने हिसाब से डेटा कलेक्ट करती है, उनको संभाल के रखती है। हो सकता है जो आपका काम है, आपको जिस प्रकार का डेटा चाहिए वो वहां पर आपको ना मिले, तो ये एक इसमें लिमिटेशंस है। दूसरा लिमिटेशन क्या है कि बिकॉज आर्काइवल रिसर्च इज बाय नेचर कैरिड आउट आफ्टर फैक्ट प्रूविंग आउट अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अब जो कोई भी घटना उस समय हुई थी, मान लो 100 साल पहले, उसको रिकॉर्ड किया गया, जिसने भी रिकॉर्ड किया गया, लेकिन जो रिकॉर्ड कर रहा है उसके पास भी अपने क्या है, पूर्वाग्रह है, अपने बायसनेस है, वो किस चीज को रिकॉर्ड कर रहा है, किस चीज को छोड़ रहा है। तो जो एक पॉसिबिलिटी थी कि एक ऑल्टरनेट आपके पास हो अलग दिशा में चीजों को लेने की, उसकी पॉसिबिलिटीज क्या होती है, वो खत्म हो जाती है ना। तो यहाँ पर ये दिक्कत है कि जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो सकता था उसकी जो संभावना है वो खत्म हो जाती है। A researcher who relies on archival data is at the mercy of any biases that may have occurred in collecting the data. जो भी रिसर्चर जो आर्काइवल डेटा पर आश्रित है, अब वो उस पर आश्रित है जिसने डेटा कलेक्ट किया था, मान लो 100 साल पहले, 50 साल पहले, 20 साल पहले। और हो सकता है वहां पर कुछ गलतियां हो गई हो कलेक्ट करते समय, जानबूझ के की गई गलती या ना समझे में, लेकिन हो सकता है ऐसा हो, तो इसके कारण भी आपका रिसर्च जो है वो हैम्पर हो सकता है। जैसे कि पुलिस रिकॉर्ड्स आर नोटोरियसली सब्जेक्ट टू बायस। अब जो पुलिस रिकॉर्ड करेगी, अगर पुलिस ने कोई एट्रोसिटी करी है तो वो अपने बारे में तो नहीं लिखेगा कि उसने भी जुल्म किया था, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ जो जनता है, जो पब्लिक मास है, उसके ही अगेंस्ट लिखेगा, जो भी चीजें लिखेगा। या क्राइम के बारे में अगर वो रिकॉर्ड कर रहा है, तो उसने जो क्राइम कर रही है, उसने जो गलती करी है वो उसको छुपाएगा नहीं। तो इससे क्या होता है, जो आपका रिसर्च का जो चीज है, आपको एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कंप्लीट डेटा नहीं मिल सकता। और आप 100 साल पहले जा भी नहीं सकते हो कि घटना में क्या हुआ था। इधर इधर से आप सोर्सेस को क्रॉस चेक कर सकते हो, लेकिन फिर भी वहां पर रिस्क है कि आपको कंप्लीटली इंफॉर्मेशन मिले या ना मिले। नॉन एक्सपेरिमेंटल में थर्ड है कंटेंट एनालिसिस, सामग्री का विश्लेषण करना। कंटेंट एनालिसिस को डॉक्यूमेंट एनालिसिस भी कहते हैं, कि जो भी आपको टेक्स्ट मिला है, जिस दस्तावेज में जो भी लिखा है, जो कंटेंट है, इसका आप एनालिसिस करते हो, है ना। जो कंटेंट है उसका आप एनालिसिस करते हैं, तो वो हो जाता है कंटेंट एनालिसिस। Instead of questioning respondents according to some skill items or observing their behavior directly, the content and rather take the communication documents prepared by the respondent systematically find out the frequency of proportion.
तो जो भी चीजें इसमें कंटेंट में लिखी हुई है, आपका उस पे नजर रहता है, इसमें जो कंटेंट है इसका क्या मतलब है, इसको किस तरीके से हमें सिलेक्ट करके अपने रिसर्च के लिए यूज करना है, कैसे एनालाइज करना है, कैसे विश्लेषण करना है। इन कंटेंट और डॉक्यूमेंट एनालिसिस द प्राइमरी सोर्स, तो प्राइमरी सोर्स क्या होगा, लेटर्स। प्राइमरी देखो दो तरह के सोर्स होते हैं, एक होते हैं प्राइमरी, एक होते हैं सेकेंडरी। ये हमने आपको लास्ट क्लास में बता रखा है। प्राइमरी सोर्स मतलब एक इंसान है, सेंडर, जो कम्युनिकेशन में पड़ा, और ये डायरेक्टली किसी रिसीवर को अपना मैसेज भेज रहा है। वो क्या क्या मेथड हो सकता है, लेटर लिखकर, खत लिख रहा है, या फिर ये डायरी एंट्री कर रहा है, सिर्फ अपने लिए इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है, कुछ रिकॉर्ड्स कर रहा है, कोई घटना हो रहा है तो उसको लिखते जा रहा है। ये होता है प्राइमरी सोर्स, कि जो इंसान उस चीज को रिकॉर्ड कर रहा है वो वहां पर प्रेजेंट था। सेकेंडरी सोर्स क्या होता है, कि जो इंसान उस घटना पर प्रेजेंट नहीं था लेकिन वो सुन सुनाई हुई बातों से फिर एक अपना डेटा इंफॉर्मेशन का सोर्स क्रिएट कर लेता है, तो वो होता है सेकेंडरी सोर्स। तो जो प्राइमरी सोर्स है वो क्या है, यहाँ पे लेटर्स, ऑटोबायोग्राफी, अपने बारे में अपनी जीवनी लिखना, अपनी कहानी बताना, डायरी एंट्री करना, कंपोजिशन, कुछ भी आप कंपोज करो, प्रोज पोएट्री, कुछ भी चीजें, कुछ रिकॉर्ड कर लिया, किसी चीज पर रिपोर्ट्स बनाए, प्रिंट किया किसी भी चीज को, एकेडमिक्स वर्क्स में आपने कोई बुक्स लिख दी, जर्नल्स में कोई आर्टिकल्स आपकी चली गई, कोई फिल्म्स बन रही है, तो ये सारी की सारी क्या होते हैं, प्राइमरी सोर्स। तो इसके कंटेंट को आपको एनालाइज करना होता है, तो वो आता है कंटेंट एनालिसिस के अंदर। अब इसके कुछ गुण है और कुछ दोष है। फर्स्ट, कंटेंट एनालिसिस एप्लीकेबल टू वाइड वैरायटी ऑफ मटेरियल। इसका फायदे क्या है कि आप पूरे बड़े वाइड रेंज पे, बड़े लेवल पर आप इसको अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि क्रिएटिविटी हो, एटीट्यूड कैसा है इंसान का, स्टीरियोटाइप्स, एथनोसेंट्रिसिज्म, करिकुलम चेंजेस, वैल्यू, इंटरेस्ट। तो इसको आप बहुत कंटेंट एनालिसिस मतलब आप हर जगह आपको, आप किसी भी फील्ड में जाके कंटेंट का एनालिसिस कर सकते हो जहां पर भी आपको कोई कंटेंट मिल रहा है। सेकंड, कंटेंट एनालिसिस कैन आल्सो बी यूज्ड टू एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल मैनिपुलेशन अपॉन द डिपेंडेंट वेरिएबल्स। जो हमने आपको कल बताया था कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एक, स्वतंत्र चर, और एक डिपेंडेंट आश्रित चर। इन दिनों के बीच में से एग्जांपल था कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है कि नहीं, या चाय पीने से कैंसर होता है कि नहीं, है ना। जो कंटेंट एनालिसिस आप यहाँ पर कर सकते हैं। If an investigator wants to study the effect of practice upon the improvement of handwriting of children, content analysis may be of less importance than any experimental, may be of no less importance than any experimental. इट इज यहाँ पे एक एग्जांपल आपको दिया जा रहा है कि अगर आपको पढ़ना है, स्टडी करना है कि जो हैंड राइटिंग इम्प्रूवमेंट, जो बच्चे की जो हैंड राइटिंग है उसमें किस प्रकार का इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो वहाँ पर आप कंटेंट एनालिसिस कर सकते हो, जो लिख रहे हैं वो कैसे लिख रहे हैं, कितना स्पीड में, किस तरह की चीजें लिख रहे हैं, वो सारी की सारी चीजें इसमें आ सकती है। तीसरा क्या है, थर्ड, कंटेंट एनालिसिस आल्सो यूज्ड टू वैलिडेट अदर मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। Suppose one wants to validate a self-disclosure inventory. It is expected that people in general would not like to give personal information against which the test can be validated, but subjects can be asked some projective type of questions and the responses can be content analyzed. आप किसी से कुछ सवाल करोगे, वो कुछ जवाब देंगे, तो उस जवाब का आप एनालिसिस कर सकते हो, क्रॉस चेक भी कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो कि जो आप ऑब्जर्व कर रहे हो वो सही है कि नहीं। तो ये है इसमें। फोर्थ है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड के अंदर सर्वे। सर्वे जो सर्वेक्षण होती है, तो इसको किया जाता है बहुत बड़े लेवल पर इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए। इसमें आप डेटा कलेक्ट करते हो, सवाल पूछकर, लोगों से सवाल पूछते हो, या तो आप उसको फॉर्म में कलेक्ट करोगे या रिकॉर्ड करोगे कि वो क्या बोल रहे हैं, है ना। आप उनसे सवाल करोगे, वो जवाब देंगे, तो आप उसको एकत्रित करते चले जाओगे, फिर उस कलेक्टेड डेटा के आधार पर आप अपना रिसर्च कर सकते हो, वो सर्वे मेथड। सर्वे मेथड के क्या क्या एडवांटेजेस है, एक तो ये आप बड़े लेवल पर कर सकते हो, बड़ा व्यापक होता है। तो जो बड़ी आबादी है, जो बहुत बड़ी लार्ज पॉपुलेशन, आप उसको इजीली स्टडी कर सकते हो सर्वे मेथड से।
ये ज्यादा एक्यूरेट होता है, गलतियां होने की संभावनाएं कम होती है। सर्वे मेथड हैज बीन फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल द सोशल साइंस, जितने भी सोशल साइंसेस का डिसिप्लिन है ना, उन सारे जगह आप इस मेथड को इजीली यूज कर सकते हो डेटा कलेक्ट करने के लिए। तो ये जो मेथड है वो क्या है, इंटर डिसिप्लिनरी है, अंतर अनुशासनात्मक। इनफैक्ट सच रिसर्चेस प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स फॉर अ वास्ट इंक्रीजिंग ग्रॉस डिसिप्लिन। और इससे भी क्या होता है कि जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो एकदम रॉ, वहां पे कोई मैनिपुलेशन का चीज नहीं है। जो जैसा है आप उसको अगर ईमानदारी से कलेक्ट करते चले गए, तो आपका जो रिसर्च है वो बहुत ही हॉलिस्टिक और रियलिस्टिक, रियल होने के करीब होगा, कि आप जो रिसर्च कर रहे हो वहाँ पे एरर गलतियां होना कम हो, क्योंकि आपने डेटा को ईमानदारी से कलेक्ट करके जो जैसा है उसको वैसा ही इंटरप्रेट किया है, अपने किसी पूर्वाग्रह बिना बायस्ड हुए। Survey method is considered a very important and indispensable tool for studying social attitudes, beliefs, values, etc. आप किसी भी क्वेश्चन को ले जाकर आप सर्वे कर सकते हो, सोसाइटी में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज में, कहीं पर भी, स्लम्स में, कि अगर गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज आई है तो उस पॉलिसीज से लोगों को कितना फायदा हो रहा है। आप एक क्वेश्चन बना सकते हो और आंसर पूछ सकते हो, फिर आप समझ सकते हो कि जो पॉलिसीज गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट करी है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रही है कि नहीं, लोगों को फायदा हो रहा है कि नहीं, करप्शन तो नहीं हो रहा है। तो इस तरह की सारी जानकारियां जो है वो सर्वे मेथड से आप आसानी से इकट्ठा कर सकते हो। अब इसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस है, नुकसान भी क्या क्या हो सकते हैं सर्वे मेथड के। सर्वे में जो रिमेन्स एट द सरफेस, ऊपर ऊपर से चीजें होंगी, जो एकदम किसी भी समस्या को जो गहराई है उस गहराई तक ये नहीं जा पाता है, उस गहराई तक एकदम पीछे तह तक जाके इन्वेस्टिगेट करने में नाकाम हो जाता है। क्योंकि आप जाते हो, ग्रुप ऑफ पीपल से जाके आप सवाल करते हो, जवाब पूछ, वो आपको जवाब देंगे, कई बार वो ज्यादा इंटरेस्टेड भी नहीं होते कि वो डीपली आपको जवाब दे, और आपके पास भी इतना समय नहीं होता कि आप डीपली इन्वॉल्व हो, क्योंकि सर्वे करने में आपका समय, पैसा, फंडिंग, सब चीज का फैक्टर रहता है, तो यहाँ पर ये मार खा जाता है। ये टाइम कंज्यूमिंग है, समय बहुत लगता है, और इसमें खर्चा बहुत है। तो ये डिसएडवांटेज है कि लोग सर्वे करने से पहले पूरा अपना बजट वगैरह तैयार करेंगे, फंड कौन कर रहा है, गवर्नमेंट कर रही है, कहाँ से हो रहा है। ऑल्दो इट इज ट्रू दैट सर्वे रिसर्च इज एक्यूरेट, है ना, तो सर्वे रिसर्च क्या है, सही होता है, तब भी यहाँ पर एरर हो सकता है। जो आप सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हो, जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो जिस सैंपल से, वहां पर आप गलतियां कर सकते हो। इन सर्वे रिसर्च देयर इज ऑलवेज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 चांस इन 20 और 100 विद एन एरर मोर सीरियस देन माइनर फ्रैक्शन। मतलब मान लो 100 लोगों से आपने जाके बात करी, हो सकता है कि 10 लोग आपको गलत डेटा दे रहे हो, तो इससे आपका रिसर्च प्रॉब्लम हो सकता है। इससे क्या है, जो वैलिडिटी है रिसर्च का वो डिस्टॉर्ट होती है ना, उसको विकृत कर देता है। वैलिडिटी मैंने आपको बताया था, क्या होता है वैलिडिटी, कि कोई भी जो रिसर्च आप कर रहे हो, उसको जो आपके क्वेश्चंस है, जो ऑब्जेक्टिव्स है, आप उसी के अनुसार अपने रिसर्च में कैरी करोगे, इधर उधर आपको भटकना नहीं है। मान लीजिए आपको एक्स्ट्रा डेटा भी मिल गया, तब भी आपको भटकना नहीं है। आपका जो निर्धारित सवाल है और निर्धारित दिशा है रिसर्च का, आपको उसी दिशा में मूव करना है। लेकिन अगर डेटा जो आप कलेक्ट कर रहे हो, मान लो जो सैंपल है, वहां पर एरर हो गया आपकी तरफ से या जिनसे आप बात कर रहे हो उनकी तरफ से, तो जो आपका जो ऑब्जेक्टिव है, वैलिडिटी है, उसको वो क्या करता है, चैलेंज करता है, उसको सही तरीके से आने नहीं देता है। सर्वे मेथड में एक्सपर्टीज चाहिए, एक्सपर्ट्स होने चाहिए जिनके पास अच्छा नॉलेज हो, बहुत सोफिस्टिकेटेड हो, अपने काम में बड़े एकदम अपने काम के दिग्गज हो, तो अच्छे से सर्वे में डेटा कलेक्ट कर पा रहे हैं, वो समझ पा रहे हैं चीजों को। तो जो रिसर्चर है उसको टेक्निक पता होनी चाहिए सैम्पलिंग की। सैम्पलिंग मतलब क्या होता है कि आप जिस ग्रुप में जा रहे हो, मान लो किसी कॉलोनी में गए, उस कॉलोनी में किस किस से आपको सर्वे में डेटा कलेक्ट करना है, किन से सवाल करना है, किन से नहीं करना है, ये आपको होना चाहिए। आप किस तरह का सवाल पूछ रहे हो, जिस तरह का आप सवाल पूछोगे उस तरह के जवाब आएंगे, जिस तरह के जवाब आएंगे उसी जवाब के आधार पर आप रिसर्च अपना कंक्लूड करोगे। तो वैलिडिटी का यहाँ पे क्वेश्चन है कि जो आप कर रहे हो रिसर्च आपका वैलिड हो एट द एंड। तो आपके पास ये सारे टेक्निक होनी चाहिए, इंटरव्यू कैसे करना है, डेटा को एनालाइज कैसे करना है, ये सारी मेथड आनी चाहिए। तो सर्वे मेथड का डिमांड करता है एक्सपर्ट्स को। अगर एक्सपर्ट्स नहीं है तो ये मेथड को कैरी करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पैसे भी खर्च होंगे और एट द एंड आपका रिसर्च भी अच्छे से नहीं हो पाएगा। नॉन एक्सपेरिमेंटल में फिफ्थ है फील्ड स्टडीज।
फील्ड स्टडीज में क्या करते हैं कि आप डिस्कवर करते हैं रिलेशन और इंटरेक्शंस, जो भी सोशल स्ट्रक्चर, जो असली की दुनिया में जो भी चीजें हो रही हैं उनमें आपस में किस तरह के संबंध है, अलग अलग लेवल पर, सोशली, पॉलिटिकली, साइकोलॉजिकली, जितने भी वेरिएबल्स हो सकते हैं, है ना, तो वो आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। कात्स ने 1953 में फील्ड स्टडीज को डिवाइड किया दो टाइप्स में, एक उसने कहा एक्सप्लोरेटरी और दूसरा हाइपोथेसिस। तो द एक्सप्लोरेटरी मतलब खोजना, और दूसरा है परिकल्पना। द एक्सप्लोरेटरी टाइप सीक्स व्हाट इज। एक्सप्लोरेटरी क्या करेगा, जो है उसी को देखना है, प्रेडिक्ट कुछ नहीं करेगा रिलेशन, जो जैसा है उसी को खोज के लाके आपको दे देना है, दिखा देना है, बता देना है। तो ये हेलो। हेलो मैडम। कौन? मैं फातिमा बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम। ये एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में ही आएगा फील्ड स्टडीज, नॉन एक्सपेरिमेंटल? ये सारे किस में चल रहा है अभी? नॉन नॉन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेर हाँ, वही है। जी मैडम। तो एक्सप्लोरेटरी हो गया कि आप खोज मतलब एक्सप्लोर कर रहे हो, जो चीजें जैसी हैं आपको जैसी मिल रही है आप उसको प्रेजेंट वैसे करते जा रहे हो, यहाँ पे आप कोई भी डेटा मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, इसलिए ये नॉन एक्सपेरिमेंटल है। और दूसरा है इसमें हाइपोथेसिस। पहले एक्सप्लोरेटरी को देख लेते हैं। एक्सप्लोरेटरी के तीन पर्पस है। एक है कि जो भी चीजें हैं इसको डिस्कवर करना, फिर जो अलग अलग वेरिएबल्स है, जो भी अलग अलग चीजें हैं उनके बीच में क्या संबंध है, फिर उस संबंध को ढूंढकर आप फाइनली एक हाइपोथेसिस तैयार कर सकते हो, जो कि सेकेंड है इसका हाइपोथेसिस टेस्टिंग। कि आप जो एज्यूम कर रहे हो, जो आप परिकल्पना कर रहे हो कि शायद चाय का रिलेशन कैंसर होने के साथ है, उस चीज को आप एक हाइपोथेसिस बनाओगे, फिर रिसर्च करोगे, और फिर लास्ट में कंक्लूजन निकालोगे कि ऐसा है या नहीं है ना। तो फील्ड स्टडीज आर स्ट्रॉन्ग इन रियलिज्म, जो वास्तविकता है उससे बहुत क्लोज रहेगी। सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट है क्योंकि फील्ड स्टडीज है, जो रियल सेटिंग में चीजें हो रही है उसमें स्ट्रेंथ ऑफ वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स है, जो भी चर है, उनके बीच के रिलेशन देखेगी, थेरीज निकल सकती है, तो ये सारी की सारी चीजें क्या है, फील्ड स्टडीज के अंदर आती है। इसमें नेक्स्ट है केस स्टडी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टाइप है नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च का। तो इसमें हम क्या करते हैं, द केस स्टडी इज नॉट ए स्पेसिफिक टेक्निक, रादर इट इज वन वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सोशल डेटा फॉर द पर्पस ऑफ बीइंग सोशल रियलिटी। जो भी डेटा है उसको आप ऑर्गेनाइज करते हो तरीके से, है ना, टू अंडरस्टैंड द सोशल रियलिटी, समाज की जो सच्चाई है, जो चीजें चल रही है एक्चुअल में वो क्या है उसको देखते हो। इट टेंड्स टू प्रिजर्व द यूनिटरी कैरेक्टर ऑफ सोशल ऑब्जेक्ट बीइंग स्टडीड। इट टेंड्स टू एग्जामिन द सोशल यूनिट एज अ होल। तो केस स्टडी क्या होता है, एक पर्टिकुलर सोसाइटी समाज के लिए आप करते हो, तो पूरी सोसाइटी को एज अ होल लेते हो यूनिट, और फिर आप इस पे स्टडी करते हो और अपना फिर रिसर्च कंक्लूजन देते हो रिसर्च करके। सिर्फ सोशल पे ही की जाने वाली स्टडी को केस स्टडी कहते हैं क्या? हाँ, सोशल रियलिटी को व्यू करने के, जैसे एग्जांपल देखो कि आप केस स्टडी में क्या करोगे, इंटरव्यू करोगे लोगों को, है ना, ऑब्जर्व करके भी आप डेटा कलेक्ट करोगे, साइकोलॉजिकल टेस्ट भी कर सकते हो जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो। तो केस स्टडी किसी भी चीज पर हो सकता है एक्चुअली, किसी भी पर्टिकुलर, मान लो राइट ही है ना, एग्जांपल लो राइट, दंगा फसाद, तो आप इसमें भी केस स्टडी कर सकते हो। आपके अलग अलग क्वेश्चंस होंगे, मान लो एक स्टेट का केस स्टडी है, दूसरे स्टेट का केस स्टडी है, दोनों को आप कंपेयर भी कर सकते हो। तो केस स्टडी क्या करता है, एक नैरेटिव देता है किसी भी घटना को लेकर, या जो इंसान है उसकी जिंदगी पर उस घटना का क्या असर पड़ा उसको समझने में मदद करता है केस स्टडी। मेडिसिन के फील्ड में भी आप केस स्टडी कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर डिजीज है कि उस पर डॉक्टर्स रिसर्च कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर केस ले लिए, अब उस पर पूरा स्टडी चल रही है।
हिस्ट्री में मान लो कोई पर्टिकुलरली अकबर पे काम कर रहा है, सिर्फ सिर्फ अकबर पे या फिर औरंगजेब पे, तो ये केस स्टडी है, पर्टिकुलरली आप इस पर रिसर्च कर रहे हो, तो आप इसको दूसरे रिसर्च से किस तरह से ये हटके है, ये थोड़ा सा डिफरेंस इसका बताइए ना। क्या चीज? दूसरी रिसर्च से किस तरह से ये हटके है केस स्टडी, जिससे भी हम प्रॉब्लम्स करते हैं वो इसमें भी रिसर्च। इसमें देखो, इसमें आप डीप में स्टडी करते हो, हम्म। इसमें आप पूरा डेप्थ में, क्योंकि आप एक ही मान लो एक पर्टिकुलर केस अकबर का ले लिया, अब आप हम्म। अकबर की मान लो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक पॉलिसी पे काम करना चाहते हो, तो सिर्फ और सिर्फ इस चीज पे एक डिटेल स्टडी क्या है, केस स्टडी। केस मतलब कि खास किसी पर्टिकुलर चीज पर आप स्टडी कर रहे हो डिटेल्स में। तो अगर मान लो अकबर पे कर रहे हो तो ये पुराने टाइम की चीजें हैं, तो आप आर्काइव्स जाओगे। लेकिन अभी मान लो कोई जिंदा है, किसी कोई जिंदा इंसान है, उस पर आप केस स्टडी कर रहे हो, तो आप उससे इंटरव्यू करोगे, अलग अलग डेटा कलेक्ट करोगे अलग अलग तरह से। तो ये होता है केस स्टडी, जिसमें आप किसी भी चीज का, पर्टिकुलर चीज का एक पूरा कॉम्प्रिहेंसिव अकाउंट देने की कोशिश करते हैं। डिटेल डिस्क्रिप्शन ये है ना, डिटेल में जी। हर चीज को आप एक्सप्लेन करोगे डेप्थ में। सर्वे में प्रॉब्लम क्या था, वहां पे आप डिटेल स्टडी नहीं करते, ऊपर ऊपर से चीजों को लेते हो। लेकिन अब मान लो सर्वे किया, सर्वे से आप सेटिस्फाई नहीं हो रहे कि जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हो उससे आपका रिसर्च सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो आप केस स्टडी में स्विच कर सकते हो कि उसको और आपको डिटेल में चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया जी। केस स्टडी, डेप्थ स्टडी। ये सारे अभी हमने जितने किए पीछे, ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स थे, ठीक है, सॉरी नॉन एक्सपेरिमेंटल थे। अब हम करेंगे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स। एक्सपेरिमेंटल में है कि क्या है कि आप वेरिएबल्स को मैनिपुलेट कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो। कोई भी रिएक्शन हो रहा है किसी केमिस्ट्री लैब में, मान लो किसी दो केमिकल के बीच में, केमिकल ए और केमिकल बी, इससे कुछ केमिकल सी आ रहा है, तो आप केमिकल ए का जो मात्रा है उसको घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, इससे बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो, तो आप कंट्रोल कर रहे हो। तो ये होता है एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो इसमें पहला जो हम देखेंगे वो है लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट, जो लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट होता है। तो ये लैब में एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं, लाइफ साइंस हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, जो भी हो, अलग अलग भी चीजें हैं, बायोकेमिस्ट्री वगैरह, तो वहां पर जो वेरिएबल्स है, जो चीजें हैं, आप उसके बीच में रिलेशन देखते हो, और कंडीशन कैसा है, कंट्रोल्ड, जैसे मैंने आपको बोला, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल है तो वेरिएबल्स को आप कंट्रोल करोगे। तो कंट्रोल करके मात्रा बढ़ा देना, घटा देना, कुछ और कर देना, अपने हिसाब से जो मर्जी है कर देना, तो ये हो गया एक्सपेरिमेंटल मेथड। तो जिस वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, आईवी, कल भी बताया था, परसों भी बताया था। यस। और जिस वेरिएबल को आप कंट्रोल कर रहे हो उसको बोलते हैं एक्सट्रेनियस और रेलेवेंट वेरिएबल। तो इसमें क्या है कि does in a laboratory experiment the effect of manipulation of an independent variable upon the dependent variable is observed under controlled condition। जो भी असर है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट वेरिएबल पर, जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो आप उसको ऑब्जर्व करोगे, और उस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर आप अपना एक रिपोर्ट तैयार करोगे कि क्या हो रहा है, किस कंडीशन में क्या हो रहा है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, अगर इसकी मात्रा बढ़ा दे तो इसका क्या असर पड़ रहा है डीवी पे, अगर इसकी मात्रा घटा दे तो क्या असर पड़ रहा है डीवी पे। ये सारी की सारी चीजें एक कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर आप करते हो। केरलिंगर ने 1986 में बोला कि जो लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट होती है उसका तीन काम है, तीन उद्देश्य है मेन। पहला उसने क्या बताया, अ लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट परपोर्ट्स टू डिस्कवर रिलेशनशिप, क्या आप एक रिलेशनशिप ढूंढोगे कि कैसे दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब चाय, टी और स्लीप, नींद, इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, इस चीज को आप यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करके आप समझ सकते हो। कंट्रोल करके चाय की मात्रा बढ़ा दिए तो नींद पे क्या असर पड़ रहा है, चाय की मात्रा घटा दे तो नींद पे क्या असर पड़ रहा है, चाय का कंजम्पशन 0 कर दिए तो उससे क्या नींद पर असर पड़ रहा है ना। तो आप रिलेशन ढूंढते हो दो वेरिएबल्स के बीच में। तो चाय और नींद, चाय यहाँ पर क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, और नींद पे आप असर देख रहे हो तो ये होगा डिपेंडेंट, ये इस पे है कि चाय का मात्रा घटा तो नींद पे क्या असर पड़ेगा, तो ये डिपेंड करता है चाय पर, है ना, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। सो व्हेन अ पर्टिकुलर रिलेशन इज डिस्कवर्ड द एक्सपेरिमेंटर इज बेटर एबल टू प्रेडिक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हो गया पहला। दूसरा इसमें क्या है,
A laboratory experiment helps in testing the accuracy. आप बार बार इस चीज को रिपीट कर सकते हो और आप एक्यूरेसी चेक कर सकते हो कि ये एक्यूरेटली बार बार सेम रिजल्ट दे रहा है या नहीं, या फिर कुछ और हो रहा है जिसको साइंटिस्ट अभी तक पकड़ नहीं पा रहे हैं। तो आप एक्सपेरिमेंट्स को बार बार रिपीट करके सेम कंडीशन में आप उसकी एक्यूरेसी को टेस्ट कर सकते हैं। और तीसरा क्या इन्होंने बोला केरलिंगर ने, लेबोरेटरी एक्सपेरिमेंट्स हेल्प्स बिल्डिंग द थ्योरेटिकल। आपने एक्सपेरिमेंट करा, आप इसके आधार पर थ्योरीज बना सकते हो, हाइपोथेसिस बना सकते हो। अच्छा रिलेशनशिप है, इस पर और फर्दर हम रिसर्च करेंगे, फर्दर डेटा करेंगे, देखते हैं रिसर्च आगे कहाँ तक जाएगा, इस तरह की चीजें है ना। तो इससे आप थ्योरीज और ये जो एक्सपेरिमेंट। ये सेकंड वाला जो लेबोरेटरी है, इसमें बार बार टेस्टिंग करने से दूसरा डेटा भी इकट्ठा हो सकता है, जिससे बाइनेस भी आ सकती है। हाँ तो वही तो एक्यूरेसी को ही चेक करना है ना कि आप एक्यूरेटली कितना कर पा रहे एक्यूरेसी हो। का मतलब क्या होता है? एक्यूरेसी मतलब कितना सटीक हो रहा है वो चीज, जो भी आपका आउटकम आ रहा है हम्म, एक्सपेरिमेंट पर, वो कितना सटीक है। मान लो आपने अच्छा पहली बार एक्सपेरिमेंट किया, सटीक मतलब कितना सही है, कितना क्लोज अच्छा। है ना। जी जी। जैसे कि मान लो पहला राउंड एक्सपेरिमेंट हुआ, तो उसमें बोला कि हम्म, अच्छा एग्जाम्पल है कि 10 ml चाय पीने से फॉर एग्जाम्पल आधे घंटे की नींद खराब हुई, एक एग्जाम्पल है, ठीक। फिर आपने सेकेंड राउंड में भी 10 ml लिया, लेकिन मान लो यहाँ पे जो आउटकम है आपका वो कुछ और आ जा रहा है स्लीप पे, आधे घंटे की नींद ना खराब हो सकता है 2 घंटे की नींद खराब हो रही। यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्यूरेसी नहीं आ रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है ना सेम चीज। तो इसका मतलब कि यहाँ पर कुछ और फैक्टर्स है, जो हम आपको कल कंफाउंडिंग फैक्टर्स बता रहे थे ना, जो जी पता जी नहीं है लेकिन वो जी जी इम्पैक्ट जी कर रहा जी। है। तो फिर एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं लोग, वो हो सकता है वो फिर इस पे चले जाए कि अच्छा कुछ चीज मिस हो रही है। तो यहाँ पे एक्यूरेसी के क्लोज रहता है कि आप चीजों को बार बार रिपीट करोगे तो आपको एक एग्जैक्ट समझ आया कि हो क्या रहा है। फिर आप क्या करोगे, हाइपोथेसिस बनाओगे, एक अच्छा चाय और नींद में रिलेशन तो है, लेकिन हो सकता है और भी चीजें जो इम्पैक्ट कर रही हैं जिसको पता करना जरूरी है। फिर आप यहाँ से एक हाइपोथेसिस खड़ा कर सकते हो और आप फर्दर रिसर्च कर सकते हो, 2 साल 3 साल 4 साल, फिर आप एक कंक्लूजन पर पहुंच सकते हो। ठीक है। यस यस। हाँ ठीक है, तो माशाल्लाह। आप म्यूट कर ले। अब आगे, तो ये था इसका एक्सपेरिमेंटल का पहला, लैब में जो एक्सपेरिमेंट होते हैं। अब इसमें भी फील्ड एक्सपेरिमेंट, हमने आपको पीछे भी बताया फील्ड एक्सपेरिमेंट। अब फील्ड एक्सपेरिमेंट अंडर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च, ये है आपका फील्ड एक्सपेरिमेंट। ये किसके अंदर अब अभी हम देख रहे हैं, एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर। A field experiment may be defined as a study carried out in a more or less realistic situation or field where the experimenter successfully manipulates one or more independent variables under maximum। तो इस वाले फील्ड एक्सपेरिमेंट में क्या हो रहा है कि जो रिसर्चर है वो मैनिपुलेट कर सकता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल को, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर आता है। तो एक्सपेरिमेंटल में हमने आपको बता रखा है कि आप किसी भी चीज को इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट कर सकते हैं कंट्रोल कंडीशंस में, तो आप वहां पर आप ले सकते हैं। लेकिन ये लैब के बाहर है, ये लैब के अंदर नहीं है। पीछे वाले जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो लैब के अंदर थे। अब देखो इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, पहले ये समझते हैं। ये तो एक रियलिस्टिक लाइफ सिचुएशन, जो असली में जो रियल लाइफ वर्ल्ड है उससे डील करें, क्योंकि फील्ड स्टडी है। जो भी सोशल चेंजेस हो रहे हैं आप उसको देख सकते हो, क्या सोशल प्रोसेसेस हैं, ये सारी की सारी चीजें, क्योंकि रियल वर्ल्ड में क्या है, आपकी सोसाइटी है। तो आप जो भी रिसर्च कर रहे हो सोसाइटी को स्टडी करने के लिए ही कर रहे हैं। One can say that in the field experiment, since it deals with a realistic situation, the variables have stronger and more obvious effects। जो भी वेरिएबल्स घूम रहे हैं सोसाइटी में, इनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है एक दूसरे के ऊपर, है ना। अलग अलग प्रकार के वेरिएबल्स सोसाइटी में घूम रहे हैं। मान लो फॉर एग्जांपल ले लो कि जैसे अभी कोविड का वेव आया है ना। अब इस कोविड में बहुत सारे लोगों के घर में बहुत सारी डेथ हो गई, तो उस चीज का क्या असर पड़ा घर के फैमिली मेंबर्स पे, नेबर्स पे, उनके दोस्तों पर। ये क्या एक रियलिस्टिक लाइफ सिचुएशन है ना। लेकिन आप इस चीज को स्टडी कर सकते हो, यहाँ पर आप जो क्वेश्चनायर बना रहे हो, जो भी चीजें आप कर रहे हो, आप उसको कंट्रोल कर सकते हो चीजों को समझने के लिए, कि आपके जो पर्टिकुलर क्वेश्चंस हैं उसका क्या असर पड़ रहा है। तो ये होता है फील्ड एक्सपेरिमेंट। या फिर
आप किसी भी खुले फील्ड में जाके किसी भी इन्वायरमेंट से रिलेटेड किसी भी चीज पर आप जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है साइंटिफिकली सोसाइटी पर। अगर ये केमिकल्स हम स्प्रे कर रहे हैं इस लैंड पे तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो इस तरह से भी आप फील्ड एक्सपेरिमेंट कर सकते हो लैब से बाहर निकल कर। When variables are stronger because of more realistic situation, an experimenter can make better and more sound generalization on the basis of obtained result. देखो जनरलाइजेशन यहाँ पे क्या होता है कि आपने जो भी रिजल्ट आपकी आई, आप उसको कितने बड़े स्केल पर उस चीज को अप्लाई करके चीजों को समझ सकते हो, उस चीज को आप एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। इसको कहते हैं जेनरलाइजेबिलिटी, कि आप कितना हद तक आप उस चीज को जनरलाइज कर सकते हैं। तो फील्ड एक्सपेरिमेंट किस चीज के लिए सूट करता है? जब आप बहुत बड़े लेवल पे किसी चीज का स्टडी कर रहे हो, आपकी हाइपोथेसिस बहुत बड़ी है, वो बहुत सारी चीजों को समा रही है अपने अंदर, उसके ऐसे कुछ सवाल है, उसके आप जवाब ढूंढ रहे होते हो। अब इससे कुछ खामियां भी है फील्ड एक्सपेरिमेंट्स की। यहाँ पर वही आ जाएगा कंफाउंडिंग वेरिएबल्स का, कि कुछ और वेरिएबल्स भी हैं जो आपके स्टडी को हैम्पर कर रही है जाने और अनजाने में। तो वहां पर ये रिस्क रहता है। द अनएक्सपेक्टेड नॉइज एंड गैदरिंग में affect डिपेंडेंट वेरिएबल एंड कंटामिनेट द इन्फ्लुएंस ऑफ। ओके, बहुत सारी चीजें जो है वो आपको तंग कर सकती है, जो आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए। अगर आप लैब के अंदर कर रहे हो तो एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर आप चीजें कर रहे हो, लेकिन आप जब फील्ड वर्क में खुले में आ गए हो रियल वर्ल्ड में, तो आप बहुत सारी चीजों को कंट्रोल नहीं कर सकते हो। तो उससे क्या होता है कि जो रिसर्च वर्क है वहां पे एरर होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये वीकनेसेस है फील्ड एक्सपेरिमेंट्स के। जैसे कि एग्जाम्पल देखो, यहाँ पर अच्छा एग्जाम्पल है फील्ड एक्सपेरिमेंट्स का रियल वर्ल्ड का, कि छोटे छोटे बच्चे हैं, आपको स्टडी करना है उनके बिहेवियर को, है ना। तो वो कैसे बिहेव करते हैं, मान लो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन है, फ्रस्ट्रेटिंग मतलब कुछ ऐसे सिचुएशन क्रिएट कर दे जिससे उनको गुस्सा आता है, उनको चिड़चिड़ी मचती है। हो सकता है कई बार माँ बाप अपने बच्चे को इस एक्सपेरिमेंट में जाने के लिए ना दे, तो क्या हो रहा है, सब्जेक्ट क्या कर रहा है, कॉपरेट नहीं कर रहा है। तो जो आपका नॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर पा रहे हो। आप बच्चे को जो फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन जो एक्सपोज करना था, आप वो एक्सपोज करने में नाकाम हो रहे हो, है ना। तो ये वाला प्रॉब्लम हो सकता है। या फिर मान लो कुछ एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट पड़ता है स्लीप और सोशल मीडिया कंजम्पशन पर, कि आप जितना स्क्रोल कर रहे हो दिन भर बैठ के, अब आप चाह रहे हो कि आप रिसर्च करो, हो सकता है कोई आपको मना कर दे आपके साथ कॉपरेट करने के लिए, वो एक्सपेरिमेंट में पार्ट ही ना ले, या छोटे छोटे बच्चों पे कर रहे हो तो माँ बाप अग्री ना हो। तो इस तरह की चीजें जो है वो फील्ड एक्सपेरिमेंट से बहुत प्रॉब्लम कर सकती है, जहाँ क्योंकि आपका कंट्रोल अब नहीं है। अब वो बोलेगा हम आपके साथ कॉपरेट नहीं करेंगे, तो आप रिसर्च कैसे करोगे, आप डेटा कलेक्ट कैसे करोगे, आप ऑब्जर्व कैसे करोगे कि क्या इम्पैक्ट कर रहा है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल पर, है ना। तो ये एग्जाम्पल है जो बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा फील्ड एक्सपेरिमेंट इन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में समझने के लिए, कि कोई भी प्रैक्टिकल सिचुएशन है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसके जवाब आप ढूंढ पा रहे हो या नहीं। In a field experiment, it is not possible to achieve a high degree of precision or accuracy because of some uncontrolled environment variables. तो इसमें सबसे बड़ी खामी क्या है कि आप इसमें एक्यूरेसी नहीं अचीव कर सकते बड़े लेवल पर, क्योंकि आप रियल वर्ल्ड में आप रिसर्च कर रहे हो, जैसे चिल्ड्रन वाला एग्जांपल है, तो और भी इन्वायरमेंट में वेरिएबल्स होंगे जिसको आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे और उसका इम्पैक्ट पड़ रहा होगा आपकी स्टडी पे। फील्ड एक्सपेरिमेंट इस कारण से आप एक्यूरेसी के क्लोज नहीं जा पाओगे, आप सटीक एकदम क्लोज सही चीजें आप नहीं बोल पाओगे कि यही है जो है ना। फील्ड एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स दैट द इन्वेस्टिगेटर हैज हाई सोशल स्किल्स टू डील इफेक्टिवली विद पीपल इन अ फील्ड फ्यूचर। अब इसमें भी जो फील्ड एक्सपेरिमेंटर है जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उनके पास एक अच्छा स्किल हो कि वो लोगों के साथ घुल मिल सके, उनकी चीजों को समझे, ज्यादा चिड़चिड़ ना करे, पेशेंस रह के डेटा कलेक्ट करें, लोगों को कन्विंस करे कि आप हमारे रिसर्च वर्क में पार्टिसिपेट करिए, अच्छे से कोऑपरेट कीजिए, हमें अच्छे से डेटा कलेक्ट करने दीजिए, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो जरूरत पड़ सकती है जो भी फील्ड एक्सपेरिमेंट कर रहा है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च मेथड के अंदर। ओके, तो दैट्स इट। ये था तुम्हारा मेथड्स ऑफ रिसर्च जो हमने आपको दोनों कैटेगरीज में बता दी।
है।